सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पोएट एंड पैनकेक्स। तो पोएट्स तो हम सभी लोग जानते हैं, पैनकेक्स क्या है इसके बारे में हम लोग लेक्चर में बात करेंगे। हालांकि लेक्चर के वेरी स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाएगा कि पैनकेक्स क्या है। तो ये चैप्टर किस बारे में है गाइज़, तो हमारे जो यहाँ पर राइटर हैं अशोकामित्रन, ये एक बहुत ही फेमस तमिल ऑथर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है माई ईयर्स विथ बॉस। तो माई ईयर्स का मतलब मेरे जो साल गुजरे मेरे बॉस के साथ, उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन सिनेमा जो है वो भारत और भारत के जितने भी लोग हैं उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। उसी किताब का एक छोटा सा भाग लिया गया है और उस भाग को नाम दिया गया है पोएट एंड पैनकेक्स, जिसमें हम लोग जेमिनी स्टूडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेमिनी स्टूडियो जहां पर फिल्म शूटिंग्स होती हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट में ये महाशय भी काम करते हैं और इनका काम ये है कि न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है उसकी छोटी छोटी कटिंग्स करके इन्हें फाइलों में जमाना होता है। तो ये इनकी बेसिक ड्यूटी रहती है और वहाँ पर ये फिल्म और फिल्म जगत के जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ही नज़दीक से देखते हैं और अपनी राय बताते हैं कि भाई उन सब चीज़ों के बारे में इनका क्या नज़रिया है, इनका क्या दृष्टिकोण है। सो गाइस देखते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट में हमें क्या मिलने वाला है और क्या हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिकली एक सिंपल और एक बिल्कुल ही फ्लैट सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ देखने वाले हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर कुछ ना कुछ वहाँ से भी हम अपने लिए खोज निकालने की या ढूंढने की कोशिश करें। लास्ट जो हमारा लेक्चर था ऑन द फेस ऑफ इट, उसमें तो आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर भर के दी हुई थी। इस चैप्टर में देखते हैं कि हमारे लिए कौन से नए जेम्स मिलते हैं या कौन सी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अपना लेक्चर गाइस स्टार्ट करते हैं। आइए, तो कहाँ से शुरू होता है। पैनकेक। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम। तो ये एक ब्रांड का नेम है, यानी कि जो सजने धजने का सामान आता है ना, जैसे कि अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, किसी के क्रीम्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, फेस वॉशेस आते हैं, जैसे अलग अलग नामों से आते हैं, सबके अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं। वैसे ही पैनकेक जो है वो एक ब्रांड नेम है ऑफ द मेकअप मटेरियल। मेकअप मटेरियल अंगराख से समझने की जरूरत नहीं है, मेकअप को हम मेकअप के नाम से भी समझते हैं कि जिससे हम अपने चेहरे को और सुंदर दिखा सकते हैं। उसका जो भी सामान आता है, मटेरियल आता है, दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉड। तो जेमिनी स्टूडियो जो है जहाँ फिल्म की शूटिंग होती है वो खरीद कर लाते हैं ट्रक लोड। ट्रक लोड्स का मतलब होता है भारी भरकम मात्रा में, यानी कहते हैं ना ट्रक भर भर के खरीदते हैं, इतना ज़्यादा काम में आता है। ग्रेटा गर्बो मस्ट हैव यूज इट। ग्रेटा गर्बो जो है उन्होंने ज़रूर इसका इस्तेमाल किया होगा। मिस गौहर जो है उन्होंने भी इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। वैजंती माला जो है उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि रति अग्निहोत्री जो है शायद उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। ये सब उस समय के 40s के टाइम के 1940s के आसपास के सब ये फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सब फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम हैं। तो इनके बारे में, हालांकि ये सारी एक्ट्रेसेस ही हैं, तो ये सारी की सारी एक्ट्रेसेस जो हैं जिनको जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पिक यहाँ पर भी जो पुराने एक्ट्रेस हैं उनका लिया गया है। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं इन्होंने अवश्य इसका इस्तेमाल किया होगा। यानी पैनकेक नाम की कंपनी के जो भी मेकअप मटेरियल्स आते हैं उनका प्रयोग इन्होंने ज़रूर किया होगा, जो जेमिनी स्टूडियो द्वारा खरीदा जाता है भारी भरकम मात्रा में। लेकिन रति अग्निहोत्री के बारे में कहते हैं कि शायद उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। तो मेकअप डिपार्टमेंट जो है, यानी कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एरिया होता है, तो उस स्टूडियो के अंदर जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर कहाँ था, अपस्टेयर्स, यानी कि पहली मंजिल पे था, ऊपर की मंजिल पे एक बिल्डिंग के अंदर। और उस बिल्डिंग के बारे में क्या माना जाता था, ऐसा विश्वास करते थे लोग कि पहले के समय में यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में जब रॉबर्ट क्लाइव वहाँ रहा करते थे, उनका अस्तबल, अस्तबल का मतलब जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, वो ही जगह थी जहाँ पर आज की तारीख में
क्या बनाया गया था? जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम बनाया गया था। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के घोड़े जो हैं वहीं बनते थे या उनका अस्तबल वहीं था। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। और सैकड़ों की तादाद में नहीं तो दर्जनों की तादाद में कह सकते हैं, कई दर्जन ऐसी बिल्डिंगें थी, दूसरी इमारतें थी शहर के अंदर जिन्हें माना जाता था said to have, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि कौन सा उनका स्टेबल था, मतलब अस्तबल था, कौन सा उनका वास्तविकता के अंदर रेसिडेंट था, कहाँ वो रहते थे, इसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई बाकी के सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं, दर्जनों बिल्डिंग है जिनके लिए कहा जाता है कि वहाँ उनका निवास स्थान था, वहाँ उनका रेजिडेंट था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, तो उनका जो छोटा सा जो जीवन काल था, ब्रीफ लाइफ मतलब छोटा जो उनका जीवन था, एंड एन इवर ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उससे भी कम समय वो मद्रास में रुके थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, तो ऐसा लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह रहना करना बहुत किया था, कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन वहाँ रहे, कुछ दिन वहाँ रहे, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मूविंग उनकी होते हुए हम देखते हैं हिस्ट्री में। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा उन्होंने, इसके अतिरिक्त वो कुछ युद्धों में भी शामिल होते थे, जो कुछ असंभव युद्ध होते थे, असंभव बैटल्स होती थी सुदूर, यानी कि दूर के कोनों में, जो भारत के कोने कोने में गांवों में जाकर के जो युद्ध किए जाते थे उसका भी वो एक हिस्सा रहते थे। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मेरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिस्टर क्लाइव हैं उन्होंने एक ऐसी मेडन से, एक ऐसी लड़की से शादी की जो कि सेंट मैरीज चर्च में रहती थी, और उन्होंने कहाँ की वो शादी, तो एक किले में जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज किला के नाम से जाना जाता है, या सेंट जॉर्ज जो है उनके किले के नाम से जाना जाता है, जो कि मद्रास में सिचुएटेड है। तो गाइस इससे पहले वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड पूरी की पूरी हमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताती है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ही कम समय के लिए मद्रास में रुके थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वो कई जगह पर रुके हैं, क्योंकि कई दर्जनों बिल्डिंगों में उनके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ रहते थे, ये उनका रेजिडेंट था, ये उनका निवास स्थान था, और जिस जगह पर जेमिनी स्टूडियो के अंदर जहाँ मेकअप रूम था उस जगह को माना जाता था कि ये उनका अस्तबल था या उनके घोड़े बांधे जाते थे, ऐसा माना जाता था। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दूरस्थ क्षेत्रों में जा कर के और युद्ध भी लड़ा करते थे, साथ ही साथ उन्होंने एक जिस लड़की से शादी की थी वो लड़की सेंट मैरीज चर्च की थी, और फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि जो किला था सेंट जॉर्ज का मद्रास में, वहाँ उन्होंने अपनी शादी की थी। तो ये पूरा का पूरा हमें जेमिनी स्टूडियो का थोड़ा सा एक परिचय मिला। अभी हम रॉबर्ट क्लाइव के परिचय पर चल रहे हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून, और मेकअप रूम जो था, मेकअप का जो कमरा था, वो दिखने में ऐसा लगता था जैसे कोई हेयर कटिंग सलून हो, जहाँ पर व्यक्ति बाल कटवाने जाता है ना, बार्बर शॉप जो होती है, उस शॉप जैसा लुक उसमें देखने को मिलता था। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल, जहाँ सभी दिशाओं में सभी जगह पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है। अराउंड हाफ अ दर्जन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े यानी 6-7, अराउंड हाफ अ दर्जन मतलब डजन का मतलब 12, दर्जन का आधा कितना हो गया 6, तो 6-7 मिरर जो है बड़े बड़े कांच वहां पर लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, और उन सब पर बहुत ही तेज प्रकाश वाली रोशनी उन सब पर पड़ती थी। सो यू कैन इमेजिन, तो आप कल्पना कर सकते हैं, द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी आग जैसी गर्मी के अंदर और कितनी मिजरी यानी कितनी कठिनाई से, कितनी मुश्किल होती होगी उन लोगों को जो कि सब्जेक्ट थे टू मेकअप, यानी जिनका मेकअप किया जाना था। यानी यह बात की जा रही है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, कि कितनी उनके लिए मुश्किल होती होगी जब इतनी सारी लाइट और लाइट्स जल रही हैं, सामने 6-7 बड़े बड़े कांच लगे हुए हैं, उनसे लाइट टकरा रही है, फिर वापस और ज़्यादा वहाँ गर्मी पैदा कर रही है, तो कितना मुश्किल होता होगा। सब्जेक्टेड का मतलब होता है वे लोग जिन पर मेकअप किया जाता था, उनके लिए कितनी परेशानी या कठिनाई जैसा माहौल होता था इतनी भीषण गर्मी के अंदर। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ
बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। पहले सबसे पहले जो मेकअप आर्टिस्ट थे, मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसमें सबसे पहले हेडेड जो थे, जो उस मेकअप डिपार्टमेंट के मुखिया थे, वो मुखिया कौन थे? एक बंगाली व्यक्ति थे जो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं जेमिनी स्टूडियो के लिए, यानी कि अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति मानते हैं किसी भी तौर पर, चाहे प्रसिद्धि के तौर पर मान लीजिए, चाहे एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होने के तौर पर मान लीजिए। उन्हें लगता था यार मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो इसलिए इस सोच के साथ वो वहाँ पर कुछ समय उन्होंने मुखिया के रूप में काम किया और उसके बाद वो उस जगह को छोड़कर चले गए। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, और वह व्यक्ति जो वहां से छोड़ करके चले गए थे, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं ये व्यक्ति जो पहले क्या था, जो पहले मुखिया था, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो एक बंगाली था और उस मेकअप डिपार्टमेंट का एक मुखिया था, उनसे वह उत्तराधिकार के रूप में मुखिया बनना जो है उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया एक महाराष्ट्रियन ने, यानी महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने। हु वॉज असिस्टेड मतलब जिसके सहयोग में कितने लोग थे, यानी उसका सहयोग करने के लिए काफी लोग थे। कौन कौन थे? बाय अ धारवाड़ कर्नाडिका, एक तो धारवाड़ कर्नाडिका थे, एक आंध्रा थे यानी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, एक मद्रास के थे जो कि इंडियन क्रिश्चियन थे, यानी भारतीय क्रिश्चियन को आप क्या कहेंगे, भारतीय ईसाई थे, भारतीय मूल के ईसाई थे। एंड एंग्लो बर्मीज, एक एंग्लो बर्मीज थे, है ना, बर्मा और इंडिया के रहने वाले थे। द यूजुअल लोकल तमिल्स, और उसके अलावा सामान्य तमिल राष्ट्र के या तमिल जो क्षेत्र है, राज्य जो है उसके, यानी कि तमिलियंस जो है यहाँ पर इनके साथी थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि सारा का सारा जो समूह है ये एक बहुत बड़ा समूह बन गया था राष्ट्रीय एकता का, यानी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जगह के लोग एक साथ मिलकर वहाँ काम करते थे। लॉन्ग बिफोर, इससे बहुत पहले, AIR, जब AIR बना था उससे पहले। एंड द दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग, एयर का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो, AIR का मतलब यहाँ क्या है, ऑल इंडिया रेडियो का जब ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था, जब उस पर समाचार, गीत, संगीत इत्यादि सुनाया जाता था, उससे पहले और उससे भी पहले जब दूरदर्शन ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग यानी कि अपने समाचार इत्यादि अपने कार्यक्रम को प्रसारित करना शुरू किया था, प्रोग्राम्स को ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जब राष्ट्रीय इंटीग्रेशन पे या राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में जब ये सारे प्रकाशन शुरू हुए, उससे पहले ही हम लोग देख सकते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम है उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे, यानी राष्ट्रीय एकता वहां पहले देखने को मिल रही थी। द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय रूप से एकता को दर्शाने वाला है, ऐसे मेकअप मैन यानी कि श्रृंगार करने वाले ऐसे पुरुष या ऐसे लोग सभी, could turn away decent looking person into a hideous crimson ह्यूड मॉन्स्टर। तो एक सामान्य यानी किसी भी डिसेंट या नॉर्मल दिखने वाले व्यक्ति को वो कैसे में बदल सकते थे, लुकिंग पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति में या ऐसे दिखने वाले व्यक्ति में परिवर्तित कर सकते थे, बदल सकते थे जो बिल्कुल ही हीडियस हो। हीडियस का मतलब बिल्कुल भद्दा सा, असुहाना सा, गंदा सा। क्रिम्सन, गहरे लाल रंग का। ह्यूड, जिन पर अलग अलग रंग लगे हुए हों। मॉन्स्टर, ऐसे भूत के बारे में या ऐसे प्रेत के रूप में उसे बदल देते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, जो ट्रक में भर भर के बहुत बड़ी मात्रा में जो पैनकेक कंपनी का जो भी श्रृंगार का साधन आता था, सामान आता था, उसकी सहायता से उसे ऐसा बदल देते थे। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस, और दूसरे कई बड़ी तादाद में दूसरे जो लोकली मतलब वहीं पर स्थानीय तौर पर जिनका निर्माण किया जाता था, ऐसे पोशंस जो होते थे, पोशंस यानी क्रीम या जादू से भरा हुआ कोई तरल पदार्थ, वो क्रीम ही कह लो आप उसको, जादू से भरा हुआ काई तरल पदार्थ है। एंड लोशंस, तो पोशन और लोशन जो है उनकी सहायता से आदमी को बदल देते थे। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देखोगे ना इस जगह पर, तो इस जगह पर आपको लगेगा कि मेकअप के बारे में हमारे जो ऑथर हैं अशोकामित्रन, इनकी क्या राय है। तो इनको लगता है कि एक सामान्य, एक बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले आदमी को भयानक आदमी बना दिया जाता था केवल उस पर
बहुत सारा मेकअप अप्लाई करके या बहुत सारा मेकअप लगा करके। अब देखो भाई, एक बार मेरे पुराने किसी वीडियो में किसी एक लड़की ने कमेंट किया था, बोले सर आप मेकअप के लिए लड़कियों के लिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? मुझे नहीं पता था। तो गाइस देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। आप अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है और आपकी स्वतंत्रता का मामला है और मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन अशोका मित्रन जी यहाँ जो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इट्स नॉट ऑन मी, मेरे ऊपर नहीं है, ये अशोका मित्रन जी कह रहे हैं और अपन उन्हीं की बात करेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। उनका ये मानना है कि एक व्यक्ति जैसा प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है, वो अपने प्राकृतिक रूप में अपने सबसे सुंदरतम रूप में दिखाई देता है या सबसे सुंदर उस समय दिखाई देता है। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, उस पर अलग अलग रंग पोत करके, अलग लोशंस, पोशंस और पैनकेक के जो आइटम हैं वो लगा लोगों करके उसे बिल्कुल बदसूरत बना देते हैं, उसे बिल्कुल बेकार बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं, है ना। पिछली बार भी ऐसा मैं किसी का दृष्टिकोण बता रहा था और बात मेरे ऊपर आ गई थी, तो अभी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा नज़रिया नहीं है, मेरा नज़रिया कुछ भी अन्य हो सकता है। लेकिन ये सारी बात हमारे अशोका मित्रन जी कह रहे हैं कि किसी सामान्य या बहुत ही डिसेंट, सुंदर और सामान्य दिखने वाले व्यक्ति को एक बिल्कुल भयावह जानवर या शैतान के रूप में बना देते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुख्य तौर पर ऐसे दिन थे जब इंडोर शूटिंग होती थी। अब इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग का डिफरेंस समझ लीजिए। जहाँ पर एक स्टूडियो सेटअप कर दिया जाता है, पीछे ग्रीन पर्दा रहता है, उस पर सब एक्टिंग वगैरह होती है, छोटे छोटे स्टूडियो बनाए जाते हैं अलग अलग, उन स्टूडियोज़ के अंदर ही सारी शूटिंग होती है, ये काम ज़्यादा होता था। और आउटडोर शूटिंग, क्या आपको बाहर जाना है, आपको कश्मीर जाना है, आपको गंगा के तट पे जाना है या आपको विदेशों में जाना है शूटिंग करने, ये काम बहुत कम होता था। ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, यानी कि स्टूडियो से बाहर केवल 5% फिल्म जो है वही शूट की जाती थी। शूट करने का मतलब गोली मारना नहीं है, कैमरे में रिकॉर्ड करने को भी शूट करना कहते हैं। तो यहाँ पर शॉट जो यूज हुआ है वो गोली मारने के अर्थ में शूट नहीं हुआ है, वो रिकॉर्ड करने के अर्थ में शूट हुआ है। जैसे ये कैमरा मुझे शूट कर रहा है अभी, है ना, तो ये सारी की सारी बात रिकॉर्ड कर रहा है, तो रिकॉर्डिंग को शूटिंग कहा गया है ना। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेट्स होते थे और स्टूडियो लाइट्स होती थी, उन पर आवश्यकता होती थी लड़कियों की और लड़कों की, ताकि वो टू बी मेड टू लुक अगली, ताकि वो बदसूरत बनाकर दिखाए जा सकें, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, ताकि वो दर्शनीय लगें, वो दिखाने लायक हो जाएं इन द मूवी, उस आने वाली फिल्म में, उस आने वाली पिक्चर में। तो यहाँ पे वापस वही मेकअप पे तंज कर रहे हैं कि सामान्य जो लड़के लड़की हैं उनकी आवश्यकता होती थी, स्टूडियो लाइट्स की आवश्यकता होती थी, सेटअप यानी किसी तरह की एक व्यवस्था, जैसे कि आपको बाजार दिखाना है तो बाजार में दुकानें भी होंगी, लोग भी होंगे, इन सब की आवश्यकता होती थी। तो उन्हें मेकअप करके और बदसूरत बनाया जाता था, अगली बनाया जाता था, ताकि उन्हें दर्शनीय यानी कि पिक्चर में दिखाने लायक उन्हें मूवी में बनाया जा सके और मूवी में प्रेजेंट किया जा सके उन्हें। तो उसके लिए उन पर भी मेकअप किया जाता था। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक बहुत स्ट्रिक्ट, कठोर तरीके से हायरार्की मतलब पदानुक्रम, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, असिस्टेंट के बाद जूनियर असिस्टेंट के बाद में फिर और भी कोई 2-4 पोस्ट और फिर नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट। तो इस तरीके से बहुत ही कठोरतम तरीके से कि भाई ये तो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। तो ये क्या है, एक तरह की हायरार्की है। तो इस हायरार्की को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, मेंटेन किया जाता था, उसका पालन किया जाता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एक्ट्रेसेस अगली। अब देखो भाई, ये कह रहा है मेरे पर फिर मत आना। तो सबसे प्रधान या सबसे मुख्य जो मेकअप मैन होता था, जो सबसे सीनियर वाला होता था कि मेकअप डिपार्टमेंट का हेड है, वो व्यक्ति जो है उसका काम ये था कि मुख्य पात्र जो होते थे, चीफ कैरेक्टर्स होते थे, चीफ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, जो सबसे मुख्य कलाकार होते थे, अभिनेता या अभिनेत्रियां होती थी,
वह उन्हें बदसूरत बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो हीरोइन, और उसका सीनियर असिस्टेंट यानी उसके असिस्टेंट में, उसके सहयोगियों में जो सबसे सीनियर होता था, उसका काम होता था कि वो सेकंड हीरो या हीरोइन जो हैं, जैसे कि भाई मेन एक्टर है तो उसका कोई दोस्त है जिसके ज़्यादा रोल है, या उसका भाई है जिसके ज़्यादा रोल है, या कोई परिवार की मूवी है तो उसमें नायक नायिका तो मुख्य तौर पे हैं ही, लेकिन जैसे उसका परिवार है, तो ये लोग क्या कहलाते थे? सेकंड हीरो हीरोइंस कहलाते थे। उनका मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कमेडियन, तो जो जूनियर असिस्टेंट होता था, तो सीनियर असिस्टेंट तो चला गया सेकंड हीरो हीरोइन पे, और जूनियर असिस्टेंट जो है उसका काम होता था कि मेन कमेडियन यानी कि मुख्य जो जोकर का काम करेगा, जो सबको हंसाने का काम करेगा, उसका करेगा, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह के लोगों का। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और वे प्लेयर्स जो कि किरदार निभाने वाले थे किसी भीड़ का, किसी क्राउड का जो निभाते हैं, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? कि भाई ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी है कि वह उनका सारा का सारा मेकअप का काम करेगा। तो इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि भैया जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, उनके पास भी एक ऑफिस बॉय था। एक ऑफिस बॉय जो ऑफिस के सामान्य काम जो हैं, या आप ये कह लीजिए कि साफ सफाई से संबंधित काम, कोई छोटा मोटा सामान लाना है या कहीं रख के आना है, या किसी भी तरह के आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहे, हमेशा उत्साहित रहे, उत्साह के साथ उस काम को करे, ऐसा व्यक्ति जो है ऑफिस बॉय के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह के लोग जो हैं उसकी भी आवश्यकता जेमिनी स्टूडियो के अंदर मेकअप डिपार्टमेंट को होती थी। ऑफिस बॉय भी चाहिए होता था, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है उसके तो सीधा एक बार में लिया, ठक 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 पोता हो गया मेकअप, चलो भाई बन जाओ भीड़, तो वो बड़ा स्ट्रेट अवे काम होता था, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाकी जो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनमें दिमाग लगाना होता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, और जब ऐसे दिन होते थे कि किसी क्राउड की शूटिंग करनी होती थी, किसी भीड़ की शूटिंग करनी होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल। तो आप जब ऐसा कभी होता था तो ऑफिस बॉय को आप देख सकते थे कि बड़ा सा एक बर्तन लेता, उसके अंदर सारा का सारा जो पेंट है उसे मिक्स करता, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और अपने हाथों से पोतना शुरू कर देता, यानी ऐसा हाथ में भरता, फटाफट पोता, चलो निकलो, उठाया पोता नेक्स्ट, उठाया पोता नेक्स्ट। भीड़ में तो यही होगा, तो फटाफट अपने हाथ से उनको पोत पात करके और फ्री कर देता था कि भाई चलो अब आपको आगे शूटिंग में जाना है। इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, तो क्राउड प्लेयर्स यानी कि जो भीड़ का जो पात्र है या भीड़ का जो रोल प्ले करने वाले जो प्लेयर्स हैं, उनके चेहरे पर वो ऐसे बड़े से वेसल में लेकर के और हाथों से पोत दिया करता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, और आइडिया जो था इसके पीछे विचार जो था, मुख्य कारण जो था कि हमारे चेहरे पर छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, रोम छिद्र जिसे कहा गया है यहाँ पे, है ना, बाल होते हैं ना, तो बालों के पास में छोटे छोटे छेद होते हैं। बस इरादा इतना था कि वो सारे के सारे छेद ढक जाएं, या वो सारे के सारे रोम छिद्र जो हैं वो लोशन से कवर हो जाएं, उतना ही था। ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, जो कि चेहरे के तल पर दिखाई देते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, जब उनके चेहरे पर मेकअप लगाया जा रहा होता। तो उनके चेहरे पर जो भीड़ होती थी, उनके चेहरे पर मेकअप लगाने का क्या उद्देश्य था? तो केवल पोर्स को बंद करना, रोम छिद्रों को बंद करना, कि वो पूरा का पूरा प्लेन दिखाई दे, चेहरे पे गड्ढे दिखाई ना दे। हालांकि बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को दिख रहे हो तो क्या पता, तो वैसा दिखाई ना दे। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, वह पूरी तरीके से विशेषकर कोई लड़का नहीं होता था। मतलब ऑफिस बॉय कह रहे हैं तो बॉय ही होगा, 14, 15, 17 साल का, ऐसा जरूरी नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, यानी कि वो अपने 40 के शुरुआती दौर में उस समय का व्यक्ति होता था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, और ऐसा व्यक्ति होता था जिसने स्टूडियो में एंटर्स किया है कई साल पहले, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वो एक चमकता हुआ सितारा, उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में बनकर के सामने आएगा और लोग उसे पहचानेंगे और वो बहुत फेमस हीरो होगा। एंड और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर बहुत ही अच्छा स्क्रीन राइटर होगा। स्क्रीन राइटर वो होता है जो कि
कहानी लिखने का काम करता है या कथानक लिखने का काम करता है, या फिर डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर निर्देशक होता है जो हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेसेस सबको बताता है किसको क्या करना है कैसे करना है, या फिर लिरिक राइटर होगा या फिर गीत लिखने वाला होगा। ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट, और वह व्यक्ति जो है वह थोड़ा सा पोएट भी था। पोएट भी था मतलब कवि भी था। तो पैनकेक्स हमें मिल ही गया क्या है, पता चली गया पैनकेक क्या है। पोएट हमें अब मिला है। ये व्यक्ति जो अपने 40 के शुरुआती समय में है, इसे लगता था जब ये आया है कि जैसे इस तरह के लोग जब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो किसी को लगता है कि मैं बहुत महान अभिनेता बन जाऊंगा या अभिनेत्री बन जाऊंगी, किसी को लगता है मैं लेखक बनूंगा, किसी को लगता है मैं गीतकार बनूंगा, किसी को लगता है कि मैं पटकथा नायक जो होता है या लेखक जो होता है मैं वो बनूंगा। तो जितने अलग अलग रोल होते हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं या बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये उस सोच या उस विचार के साथ यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद कई साल बीत जाने पर जब इन्हें मौका नहीं मिलता है, अपने आप को साबित नहीं कर पाते, तो ये केवल एक ऑफिस बॉय बन के रह जाते हैं। ऐसा भाव यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो बता रहे हैं। और ये जो व्यक्ति था जो जेमिनी ऑफिस के अंदर था, ये थोड़ा बहुत कवि भी था, एक कविता भी लिखता था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। क्यूबिकल मतलब एक छोटा सा कमरा, मतलब बिल्कुल छोटा सा कमरा, जो अपने क्या बोलते हैं लोकल भाषा के अंदर स्टोर रूम होता है या बकारी बोल देते हैं, ऐसा छोटा सा जो कमरा है क्यूबिकल में, वहाँ काम करता था। ये अब खुद के बारे में बात कर रहा है कि मैं जेमिनी स्टूडियो में कहाँ काम करता था, तो मैं उस छोटे से क्यूबिकल में बड़े से कमरे का विभाजन बना के गया, छोटा सा कमरा या कोठरी जो है उसमें काम करता था। 2 होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज बनी हुई थी, जो कि छज्जे या बगीचे में खुलने वाला शीशे का दरवाज़ा होता है। फ्रेंच विंडोज़ आप ये मान सकते हो कि भाई कांच की खिड़कियाँ लगी हुई थी जिसके बाहर की तरफ का नज़ारा दिखाई देता है। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। हालांकि अब जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ तब मुझे पता है कि उन्हें फ्रेंच विंडोज़ कहते हैं, लेकिन जिस समय मैं वहाँ काम कर रहा था या जिस समय मैं वहाँ था उस जगह पर उपस्थित, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की खिड़कियों को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी, इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है। तो सी जो है उसका कभी सीइंग नहीं बनता है। हम लोग तो ग्रामर जानते हैं, सी का कभी सीइंग नहीं बनता है। इसके बारे में हमने ग्रामर के लेक्चर में बात की है। जिसने भी वो लेक्चर देखा है कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सी का कभी सीइंग क्यों नहीं बनता है, क्या कारण है कि सी का सीइंग नहीं बनता है, या किस कैटेगरी की वर्ब है, किस तरह की वर्ब इसे माना जाता है कि सी का सीइंग नहीं बनाना चाहिए। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, तो मुझे देखते हुए कि मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूँ और न्यूज़पेपर्स को फाड़ रहा हूँ। डे इन एंड डे नाइट यानी कि दिन भर और रात भर मेरा यही काम रहता था। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है कुछ भी ना करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप मुझे देखोगे तो मैं हमेशा बिजी दिखूंगा पेपर फाड़ते हुए। लेकिन सबको लगता है कि क्या करता है यार ये बैठ के, क्या कागज ही फाड़ता रहता है क्या दिन भर। तो लोगों की सोच क्या है कि कुछ भी नहीं करता, ये निठल्ला बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ कलाकारी करता रहता है, तो उनको ऐसा लगता है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। ये अलग बात थी कि बॉस के विचार जो हैं वो इस तरह के, उनके भी विचार इसी तरीके थे। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, यानी कि बॉस भी इसी तरह से सोचते थे। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता, बॉस ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि बॉस को पता होता है किसको क्या काम दे रखा है और ये क्या कर रहा है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड barge into my cubicle and deliver an extended lecture. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. तो कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसा महसूस होता था, जो ऐसा महसूस करता था कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ काम दिया जाना चाहिए, जिसको ऐसा लगता था ना कि यार ये ठाला ही बैठा रहता है, ये ऐसे अकेला ही बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, इसको कुछ काम देना चाहिए ताकि इतने लोगों पर इतना वर्क प्रेशर है, किसी का वर्क प्रेशर या किसी का वर्कलोड तो कम हो, इसको भी कुछ काम देते हैं।
वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, वो धड़ल्ले से यानी कि बिना सोचे समझे, बिना किसी सेकंड थॉट के या विचार के वो मेरे कमरे में, मेरे क्यूबिकल में प्रवेश करता एंड डिलीवर एंड एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक लंबा चौड़ा भाषण मुझे देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, के वह लड़का जो है मेकअप डिपार्टमेंट में हैड डिसाइडेड, कि वह तय कर चुका है, आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट, कि मुझे ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए या मुझे वो लोग आकर ये बताएं कि कितना अच्छा होता है, हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि साहित्य से संबंधित, जिसे हम साहित्यिक प्रतिभा जो है वो कितनी अच्छी होती है, वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि कैसे वो साहित्यिक कला जो है वो वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है इन अ डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर केवल बार्बर्स और परवर्ट्स हैं, जहां पर केवल या तो बार्बर्स हैं जो हेयर कटिंग करते हैं, हेयर ड्रेसिंग करते हैं, या परवर्ट्स हैं। परवर्ट्स एक तरह का नकारात्मक शब्द है ना, कुमार की धूर्त किस्म के लोग, खराब किस्म के लोग, ऐसे लोग जो जिनकी विचारधारा नकारात्मक हो, है ना। मेरे हिसाब से लोग अच्छे बुरे नहीं होते। अब ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरी बात है, ये नहीं कह रहे अशोका मित्रन जी, है ना। मुझे इस चैप्टर में बहुत संभल के चलना होगा, किसी भी चीज़ पे तुरंत ब्लेम लग जाएगा मेरे ऊपर, सर आपने ऐसा कहा था मैं कुछ नहीं कहता भाई, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, लोगों के विचार अच्छे बुरे हो सकते हैं, या फिर स्वागत योग्य या नकारात्मक हो सकते हैं, कि आपको उनके विचारों से वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती, उनके विचार आपके लिए बेहतर हैं या बेहतर नहीं हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। लोग तो लोग होते हैं, लोगों का मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लोग सारे अच्छे होते हैं। थोड़ा सा ये है कि किसी में अच्छाई ज़्यादा है, बुराइयाँ थोड़ी कम है, या अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव ज़्यादा है, बुरे विचार या बुरे स्वभाव की मात्रा थोड़ी सी कम है, तो उसको हम अच्छा व्यक्ति कंसिडर कर लेते हैं। हालांकि केवल ये विचारों का वो है, स्तर है, बाकी व्यक्ति सारे अच्छे होते हैं ना। इससे उल्टा भी हो सकता है, किसी के बुरे विचार या बुरे कर्म जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो उस व्यक्ति को आप बुरा व्यक्ति मान लोगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी अच्छाई होगी, तो ऐसा मानना चाहिए। तो लोग अच्छे बुरे नहीं होते, है ना, लोग बस लोग होते हैं, अपने अनुसार होते हैं, अपने जीवन के अनुभव के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, और जल्द ही मैं प्रार्थना करने लगा कि जल्दी से जल्दी भगवान करे कोई भीड़ भाड़ वाली शूटिंग का काम आ जाए। ऑल द टाइम, पूरे टाइम, नथिंग सॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। तो वह जो ऑफिस बॉय था जो मेरे साथ काम कर रहा था, और वो बस दिन भर कान चबाता रहता था कि देखो लिटरेचर कितना महान होता है, देखो लिटरेचर का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, देखो जीवन जो है पूरा का पूरा साहित्य पे ही टिका है, देखो इस साहित्य में मैंने ये पढ़ा। तो वो दिन भर कान चबाता रहता था। कान चबाने का मतलब समझते हो ना? हाँ, कान चबाने का क्या मतलब होता है, एक बार मेरे को लिख के बताना कमेंट बॉक्स में फटाफट से। लाइव चैट में नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैंने अभी जो एक मुहावरा बोला या कहावत बोली, कान चबाना, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? फटाफट लिखो तो फिर आगे बढ़े जल्दी। 3, 2, 1 गो। चलो, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख लिया, मैं जाकर के पढ़ूंगा, ध्यान रखना ये लेक्चर अपलोड होते ही पढ़ूंगा तुरंत। तो आई वॉज प्रेइंग, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता था हर वक्त, ऑल द टाइम, कि क्राउड शूटिंग फटाफट आ जाए, क्योंकि और कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे उससे बचा सके, और उसकी एपिक्स से, उसके महाकाव्य, यहाँ पर लड़के द्वारा कहा गया काव्य या कविता ही उसके लिए बहुत अत्यंत दुखद है या दुखपूर्वक सहनीय है। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जितने भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि निराशा से, कुंठा से या चिड़चिड़ेपन से भरे हों, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly। तो आप हमेशा देख सकते हैं कि उस गुस्से का जो डायरेक्शन होगा, या द एंगर डायरेक्टेड, यानी कि जिस तरफ उसे दिशा निर्देश दिया गया है, टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, वो हमेशा गुस्सा एक सिंगल पर्सन पे ही निकलेगा। या तो खुल करके उसी पर निकलता है, या फिर कन्वर्टली या फिर गुप्त रूप से अलग तरीके से निकलता है। इसको समझ लो। एंड के बाद का भी देखेंगे अपन कि देखो, हर जगह पर कोई एक व्यक्ति होता है जो सबके गुस्से का भाजन बनता है। भाजन बनने का मतलब सबके गुस्से का पात्र होता है, कि किसी को भी गुस्सा करना है जाके उसी पर गुस्सा उतारेंगे सब लोग अपना। कई लोग डायरेक्टली उतार लेते हैं कि सीधा जाकर के उस सामने वाले व्यक्ति को, या जो भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शक्ति की कमी है या आत्मविश्वास की कमी है, जाकर के सीधा या तो उसको अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे, और नहीं तो किसी और से बात करते हुए भी उसे ही ताना मारेंगे।
तो ये गुप्त रूप से हो गया कि अरे भाई साहब ये तो ऑफिस बॉय हैं, ये अपना कहाँ करेंगे, ये तो अपने मन की करेंगे, आप एक काम करो, आप ये काम कर दो। तो ये कह करके भी बेचारे उस ऑफिस बॉय को ही ताना मार रहे हैं, और ऑफिस बॉय को तो सीधा जाके कह देते हैं कि तू निकम्मा है, नाकारा है भाई, कुछ काम कर लिया कर। तो ये हो गया कि स्पष्ट रूप से, यानी कि ओपनली या फिर गुप्त रूप से भी उसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर उसी पर बात की जाती है, उसी को कुछ ना कुछ भला बुरा कहा जाता है। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज convicted that all his voice, ignominy and neglect were due to कोथामंगलम सुब्बू। अब ये भाई साहब सुब्बू जो है ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में अब काफ़ी देर बाद चलेगी। तो ये जो आदमी है जो ये मेकअप डिपार्टमेंट में है, वह पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुका था, पूरी तरीके से मान चुका था, मतलब अपने मन में श्योर था वो 100% कि भाई मेरे साथ मेरे जीवन का जो भी दुख है, जो भी अपयश है, अपयश मतलब जो भी लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, और जो भी नेग्लेक्ट है, जो भी मुझे उपेक्षा करता है या मेरे तो ध्यान नहीं देता, मुझे इग्नोर करता है, वर ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू। ये सब मैं इसको सुब्बू के नाम से ही याद है मुझे, ठीक है। वर कोथामंगलम सुब्बू, ये सारा का सारी चीजें कोथामंगलम सुब्बू के कारण है। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जो है वो नंबर 2 पर था जेमिनी स्टूडियोज के अंदर। ही कुडेंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। और उसने वो कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग या उत्साहवर्धन करने वाली ओपनिंग नहीं कर पाया फिल्म्स में, बजाय उसके जो कि हमारा ग्रोन अप मेकअप बॉय हेड है, या जैसी उसने की थी। तो भैया देखो, ये जो ग्रोन अप जो हैं ऑलरेडी अपने 40s के एज में चल रहे हैं, इन्होंने जैसी शुरुआत की थी, तो कोथामंगलम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, सुब्बू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसने कोई अलग तरीके से या कोई बहुत बेहतरीन शुरुआत की हो फिल्मी करियर की। इन दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी ही थी, एक ही तरीके से ये एक ही विचारधारा के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, और आकर के एक ही जैसा काम लगभग अभी कर रहे हैं। और दोनों की शुरुआत में भी कोई अंतर नहीं है, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने शुरुआत की वो शुरुआत भी लगभग एक जैसी ही है, और शुरुआत में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। और इसी के विपरीत अगर बात की जाए तो सुब्बू जो है ना, उसने ज़रूर अपने जीवन में ज़्यादा अनिश्चित, अनसर्टेन का मतलब क्या है, अधिक अनिश्चित और मुश्किल समय, डिफिकल्ट टाइम्स का मतलब है मुश्किल समय को फेस किया होगा। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, तब जब इसने अपने करियर की शुरुआत की, जब इसने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, देयर वर नो फिल्मी स्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, क्योंकि वहां पर दृढ़ता से या स्थिरता से स्टैब्लिश्ड होने वाली ज्यादा फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी, ना ही ज्यादा स्टूडियोज थे जिस समय इसने शुरुआत की थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, बल्कि अगर आप शिक्षा के बारे में भी बात करो कि सुब्बू जो है वो कितना शिक्षित है, और ये दूसरा जो भी ऑफिस बॉय है ये कितना शिक्षित है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की यानी स्कूली या विद्यालयी शिक्षा की बात करो, तो सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड। तब भी सुब्बू जो है वो किसी भी तरीके से एक एप्रिशिएबल लीड हासिल नहीं कर सकता कि भाई जो हेड ऑफिस है उससे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो देखो, सुब्बू को कोई अच्छी स्टार्टिंग नहीं मिली, नंबर 1। सुब्बू का जो प्रारंभिक समय था जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो बहुत ही अनिश्चित और बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि ज़्यादा फिल्म स्टूडियो या प्रोड्यूसिंग कंपनीज उस समय पर नहीं थी। पढ़ाई लिखाई की बात कर लो तो एजुकेशन के मामले में भी औपचारिक एजुकेशन जो है, स्कूली विद्यालयी शिक्षा जो है, स्कूल एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, उसमें भी उसने कोई ऐसा रिमार्केबल काम नहीं किया था कि भाई कोई बहुत बड़े फिल्म कॉलेज से पढ़ के आया है या ड्रामा कॉलेज से पढ़ के आया है, ऐसा भी नहीं था। ओवर आर बॉय, हमारा जो ऑफिस बॉय था उसकी तुलना में या उसके ऊपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई सुब्बू में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन ये 40 वर्षीय जो व्यक्ति है, इसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या सुब्बू है। तो अभी हमने सुब्बू के बारे में देखा, पढ़ा उसके बारे में। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण
अ वर्च्यू इंडीड, लेकिन इस कारण से कि वह जन्म से ही ब्राह्मण था या वह एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, यही उसका एक गुण था। इंडीड वास्तविकता में ही मस्ट हैव हैड एक्सपोज टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, और इसी वजह से क्या है, उसे ये ही मस्ट हैव का मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उसे ज्यादा एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध या अच्छी परिस्थितियां मिली, अच्छे लोग मिले और अच्छी परिस्थितियों में और अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य भी मिला, उसे एक्सपोजर मिला। एक्सपोजर मिलना मतलब जो बहुत ही समृद्ध लोग हैं या समृद्ध परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में वह उपस्थित हो पाया और ऐसे लोगों से वो मिल पाया। ही हैड द एबिलिटी टू लुक cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। उसमें इतनी क्षमता थी, इतनी एबिलिटी थी कि वह हमेशा प्रसन्न दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? हमेशा cheerful, खुश या प्रसन्न दिखाई देता था। at all times, हर समय में। after having had a hand in a flop film, जबकि उसका एक फ्लॉप फिल्म में भी हाथ था, यानी एक फिल्म जो है उसके फ्लॉप होने में भाई साहब की भूमिका भी थी, सुब्बू भाई साहब की, कि उनकी वजह से उन्होंने कोई ना कोई पात्र उसमें निभाया होगा जिसकी वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहता था, हमेशा मस्त रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था। तो सुब्बू जो है वो इस तरह की पर्सनैलिटी था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी ना किसी के लिए काम करता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो कभी भी अपने बल पर या अपनी बुद्धि से या अपने निर्णय लेकर कार्य नहीं कर पाता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन उसमें वफादारी की जो समझ थी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। तो उसकी वजह से मेड हिम आइडेंटिफाई, इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे पहचान जाता था, भावनाओं को समझता था किसी की भी, या उनसे जल्दी ही रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश कर लेता था, जल्दी ही संबंध स्थापित कर लेता था, उनसे परिचय बना लेता था, हाय हेलो जल्दी हो जाती थी, और बहुत अच्छे ये करना, हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो उस तरीके का एक नेचर था। तो वफादारी का जो इसमें था कि कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई काम इसे बता दिया तो पूरी तरीके से लॉयल्टी के साथ वो उस काम को करता था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी और बहुत अच्छा परिचय लोगों से हो जाता था या संबंध स्थापित हो जाता था। हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली, और उस काम को वो करता था, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता था, स्वयं को सैद्धांतिक तौर पर पूर्ण रूप से, यानी कि अपने आप को पूर्ण रूप से कैसा बताता था? सिद्धांतवादी इंसान है भाई ये। कैसा है ये? सिद्धांतवादी इंसान है, यानी सिद्धांत पर चलने वाला इंसान है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट कर दी, अब उस कमिटमेंट को तो पूरा करना है भाई, क्योंकि वफादारी है, और वफादार व्यक्ति अगर कमिटमेंट करेगा तो उसका सिद्धांत होता है, उसका प्रिंसिपल होता है कि अपनी कही गई बात से पीछे नहीं हटेगा। ये चीज़ यहाँ पर कहने का प्रयास है। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और जितनी भी इसकी रचनाशीलता थी उसे पूरी तरीके से बदल दिया, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, अपने सिद्धांत का फायदा उठाने में। और उसका सिद्धांत क्या था? कि वो किसी का भी लॉयल बन के, वफादार बन के अच्छे से काम कर लेता है। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह टेलर मेड था, पूरी तरह से उपयुक्त था फिल्मों के लिए। यानी कि जैसे एक टेलर जो है किसी कपड़े को बना देता है ना, तो उसके बाद वो कपड़ा पहने जाने के लिए या इस्तेमाल किए जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है, वैसा ही ईश्वर ने इसे बनाया था कि वह फिल्मों में काम करने के लिए पूर्ण रूप से रेडी था। जैसे कई लोगों के लिए कहते हैं कि यार ये आदमी इसी काम के लिए बना है। कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छे से करता है तो उसके लिए कह दिया जाता है सामान्यतः कि यार ऐसा लगता है जैसे ये आदमी यही काम करने के लिए बना है, बोले बहुत शानदार तरीके से करता है। इसलिए हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड, यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि इंस्पायर हो सकता था, प्रेरित हो सकता था। व्हेन कमांडेड, जब उसे आदेश दिया जाता केवल तब। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कर्ब्स एंड टेंड्स देम लवली। तो ये एक इस तरह की बात है कि थोड़ा सा मजाक उड़ाने वाले तौर पर कहा गया है। लवली, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू वुड कम आउट विथ 4 ways of the rat pouring affection on its victims offspring।
तो ये यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कभी कोई डायरेक्टर कहता, कहाँ तक है ये, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर, यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए कहा गया, हालांकि प्रोड्यूसर ऐसे काम नहीं करता है, वो तो केवल पैसे देता है ये सारे काम डायरेक्टर के हैं। तो वो कहता है कि एक चूहा जो है उसकी अंडर वाटर यानी पानी के अंदर उसका झगड़ा हो जाता है, युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, किससे, टाइग्रेस से, है ना। टाइगर जो है उसका फीमेल वर्जन टाइग्रेस जो है ज़्यादा खूंखार होती है, उससे लड़ाई हो जाती है और वो जो चूहा है उसको मार देता है टाइग्रेस को। लेकिन उसके बाद में उसे दया आने लग जाती है उस चीते के बच्चों पर, जो चीते के बच्चे वहाँ है ना, कब्स जो हैं वहाँ पर, उन पर दया आने लग जाती है। एंड टेंड्स देम लवली, और उन्हें वो प्यार के साथ देखता है और ऐसे देखता है कि बहुत ही भोलेपन से या मन में बहुत ही प्रेम ला करके उनकी तरफ देखता है। अब ये दृश्य या ये सीन शूट करना है। इस पर प्रोड्यूसर कहता है आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सीन को कैसे किया जाए, कैसे करूं इस सीन को, लेकिन ये सीन करना है। ठीक है कि कमजोर जो है एक ताकतवर को मार देता है, उसके बाद में ताकतवर के जो बच्चे हैं उन्हें देख करके बड़ा सहृदय हो जाता है, बड़ा ऐसा हो जाता है इमोशनल कि अरे यार क्या हो गया है, या बहुत प्यार से उन बच्चों की तरफ देखता है, उन्हें मारना है, उन्हें हानि पहुंचाना नहीं चाहता। अब ये सीन शूट करना है, पर शूट होगा कैसे। प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर अगर ऐसा कहेगा, सुबु वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो सुबु जो है फटाफट आएगा और 4 तरीके बताने लग जाएगा जिससे चूहा जो है वो अपने प्यार को बहुत ज्यादा उंडेल रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है, या बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है अपने विक्टिम यानी अपने शिकार के ऑफ स्प्रिंग यानी अपने शिकार के बच्चों पर। तो मतलब कहीं पर भी कोई भी अटके, सुबु भाई साहब हमेशा वहां पर खड़े हैं कि अरे मैं बताता हूँ ना ऐसे करो। तो जहां पर भी कोई भी बात होती वो तुरंत प्रभाव से आगे आ जाता उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे देखिए, गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव। अच्छा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैं इस चीज को लेकर निश्चित नहीं हूं। नॉट श्योर मतलब मैं निश्चित नहीं हूं कि क्या ये इतना प्रभावशाली दिखेगा, क्या ये इतना प्रभावशाली होगा जितना अपन सोच रहे हैं। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर अगर ऐसा कहेगा तो, एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स। और सुब्बू भाई साहब जो हैं वो 4 की जगह 14 और विकल्प दे देते हैं। अल्टरनेटिव मतलब 14 और तरीके बता देते हैं जिससे इस कार्य को किया जा सकता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। पिक्चरें बनाना, फिल्म मेकिंग जो है ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती होगी एक ऐसे व्यक्ति के साथ अगर सुब्बू जैसा व्यक्ति जो है आसपास हो, अराउंड में हो। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शंस एंड डेफिनेशंस, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि निर्देशन देता हो, किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताता हो, एंड डेफिनेशंस टू जेमिनी स्टूडियो, या फिर परिभाषित करता हो, परिभाषा देता हो कि जेमिनी स्टूडियो क्या है ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके सुनहरे समय में, यानी कि जब इसका स्वर्णिम दौर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, यानी कि किसी भी स्थान का जब सबसे अच्छा समय चल रहा हो, जब उसकी प्रसिद्धि का समय चल रहा हो, उसके उत्थान का समय चल रहा हो, तो कहते हैं कि स्वर्णिम दौर है ये, है ना। तो क्या कहते हैं उसको, गोल्डन ईयर्स कहते हैं। इट वॉज सुब्बू। तो अगर आप डेफिनेशन कहेंगे या जब भी जेमिनी स्टूडियो की बात करेंगे तो सुब्बू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बात जरूर होगी, वह सुब्बू ही था जिसके बारे में बात होती थी सबसे ज़्यादा। तो गाइज आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। केवल और केवल डिस्क्रिप्शन चल रहा है, डिस्क्रिप्शन के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। हाँ, अलग अलग तरीके के चरित्र या पात्र हम लोग देख रहे हैं। अशोकामित्रन साहब कैसे हैं, ऑफिस बॉय का नेचर कैसा है, उसका क्या हिसाब किताब है, कान चबाना याद रखना, कान चबाने का बताना है क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, अभी तक नहीं लिखा है तो लिख दो। और तीसरे आए हैं हमारे सुब्बू भाई साहब जो बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग तरह की, अलग ही तरह की प्रतिभा के धनी है। तो वो भी एक कैरेक्टर है अपने आप में, उसको भी देखना है, उसको भी समझना है कि भाई ये व्यक्ति क्या है। तो गाइज इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा चरित्र किसका लगा, अशोकामित्रन का, या फिर आपको लगा ऑफिस बॉय का, और या फिर आपको अभी तक लगा सबसे अच्छा चरित्र लगा सुब्बू का। इन तीनों में से किसका लगा एंड क्यों लगा?
गिव मी 3 रीजंस। 3 कारण बताइए कि इन तीनों में से किसका चरित्र, किसका नेचर आपको बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ ये बताइए क्यों लगा, और उसके 3 कारण बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है। और हालांकि मेरा इच्छा तो वो जो स्टार्टिंग में क्लाइव साहब थे उनके बारे में भी सवाल करने का है, लेकिन चलो फिर कभी किसी और लेक्चर में देखेंगे। अभी तो मुझे इन तीनों के बारे में बताओ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।